दोस्तों, परदेश में पैसा कमाने गया एक लड़का जिसका नाम ऋतिक होता है, पूरे 2 वर्ष 6 माह बाद आज अपने घर वापस आ रहा था। हवाई जहाज़ से उतरने के बाद वो वाराणसी बस स्टेशन पर जाता है। बस में बैठकर अपने घर के लिए रवाना होता है। बस ऋतिक के शहर के पहले ही एक बस स्टॉप पर कुछ समय के लिए रुकती है। वह बस उस स्टेशन पर लगभग 20 मिनट के लिए रुकती है। ऋतिक बस स्टॉप से कुछ खाने के लिए सामान लेने जाता है और वह बस से उतरकर जब बस स्टॉप पर जाता है तो वह देखता है कि उसके बूढ़े माँ बाप, उसकी धर्मपत्नी बस स्टॉप पर भीख मांग रहे हैं। वो लोग ऋतिक को देख नहीं पाते और भीख मांगते हुए उससे कहते हैं कि साहब कुछ पैसे दे दीजिए, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। ऋतिक जब अपने माँ बाप की ऐसी बुरी दुर्दशा को देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पत्नी जब अपने पति को देखती है तो पर रोने लगती है। दोस्तों, ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी जो ऋतिक के परदेश जाने के बाद उसके माता पिता और उसकी पत्नी भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, यह कहानी दिल को तार तार कर देने वाली कहानी है। बहुत ही दुख भरी कहानी है। एक बार आप थोड़ा समय निकाल कर इस कहानी को ज़रूर सुनें, क्योंकि ऐसा कभी आपके साथ भविष्य में ना हो जाए। यह कहानी आप सुनेंगे तो कहेंगे कि हकीकत में ऐसा नहीं होना चाहिए था। दोस्तों, यह सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की है। ऋतिक एक मिडिल क्लास परिवार से था। ये 2 भाई थे, एक ऋतिक और दूसरे भाई का नाम सूरज था। दोनों की शादी भी हो जाती है, लेकिन दोस्तों ऋतिक की जो भाभी थी वो तेज़ तर्रार मिजाज की थी। सूरज की शादी पहले होती है क्योंकि वह सबसे बड़ा था। पत्नी घर में आती है जो कि पहले से ही कड़क मिजाज की थी। बहुत ही रोमांचक कहानी है। दोस्तों, बस आप लोग कहानी को सुनते जाइए, क्योंकि भाभी के चक्कर में देवर सब कुछ भूल जाता है। जब तक ऋतिक की शादी नहीं हुई थी तो उसकी भाभी ने उसे अपने देवर को अपने प्यार के जाल में पूरी तरह से जकड़ लिया था। ऋतिक को वो अपनी मीठी मीठी बातों से इस कदर प्रभावित करती हैं कि जो कुछ भी वो उससे कहती वो हर काम करने के लिए राज़ी हो जाता। दोस्तों, इसी के चलते नतीजा ये होता है कि ऋतिक का विवाह हो जाता है। ऋतिक की पत्नी का नाम अर्चना था। जैसे उसका नाम था वैसे उसका स्वभाव भी था। अर्चना बहुत गरीब लेकिन बहुत ही अच्छे संस्कारी परिवार की लड़की थी। अर्चना अपने ससुराल आती है, लेकिन उसने कभी यह सुख नहीं जाना कि पति होता क्या है। दोस्तों, ऋतिक जब अपने काम से घर पर वापस आता तो अपनी पत्नी से सीधे मुंह बात नहीं करता। 10-15 दिन भी बीत जाते, लेकिन ऋतिक उससे कोई भी प्यार की बात नहीं करता। अपनी पत्नी के सुख दुख में किसी भी प्रकार से कोई बात नहीं करता। यदि अर्चना उससे बात करने या उससे प्यार करने की कोशिश करती तो उसे धमकाता, उसे डांट कर भगा देता, क्योंकि ऋतिक पहले ही अपने भाभी के प्यार के चंगुल में फंसा था। जैसे उसकी भाभी उसे कुछ कहती वो वैसे ही करता था। कभी पत्नी की पिटाई करना, कभी कुछ बोलना, क्योंकि उसे भाभी से ज़्यादा लगाव था। भाभी के चक्कर में बुरा फंसा हुआ था। साथियों, जो भाभी के चक्कर में होते हैं वो अपनी बीवी से प्यार नहीं करते, वो अपनी बीवी को छोड़ देते हैं। आप भी देखना कहीं आपके पास पड़ोस में ऐसा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि किसी के साथ ऐसा हो सकता है। बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि जब ऋतिक और उसकी भाभी को ज़्यादा परेशान करने लगते हैं, बिना किसी बात के उससे लड़ाई करने लगते हैं, तो अर्चना अपने भाई को बुलाती है, क्योंकि और कोई घर में था नहीं। माता पिता का पहले ही देहांत हो गया था। भाई आता है तो उसके साथ
मायके चली जाती है। ऋतिक की भाभी को सिर्फ पैसे से मतलब था। वो ऋतिक से कहती हैं कि देवर जी, मैंने सुना है परदेश में जाकर यानी कि मुंबई में जाकर लोग खूब पैसा कमाते हैं, आप भी ऐसा करो ना, कुछ समय के लिए मुंबई चले जाओ, खूब लगन से काम करना, पैसा कमाना, पैसा ज़्यादा रहेगा तो आप और मैं खूब मज़े करूंगी, मौज में ज़िंदगी चलेगी, फिर मुझे भी अपने साथ मुंबई ले चलना। अब वो अपनी भाभी की बात को टाल नहीं पाता और 2 महीने में ही वह मुंबई चला जाता है। अपने माता पिता को मुंबई जाने के पहले अपने बड़े भाई सूरज और भाभी को देखभाल करने की जिम्मेदारी सौंपता है कि मैं मुंबई से कमाकर पैसा भेजता रहूँगा, आप लोग माता पिता की देखभाल करना। लेकिन उसकी भाभी अपने पति सूरज से कहती है कि जब तक ऋतिक मुंबई में है उसके वापस आने से पहले ससुर के नाम जो भी ज़मीन जायदाद है सब कुछ अपने नाम करवा लेते हैं, ये हमारे और हमारे बच्चों के भविष्य में काम आएगी। पूरी संपत्ति हमारे नाम आ जाएगी तो पैसा ही पैसा हो जाएगा। दोस्तों, सूरज के मन में भी संपत्ति जायदाद का लालच आ जाता है। जैसे उसकी पत्नी ने समझाया था वैसे ही वो करता है। तहसील जाता है, वहाँ पर कर्मचारियों से पहले से सेटिंग कर लेता है। अपने बूढ़े माँ बाप को तहसील ले जाता है, उन्हें झूठा बताकर कि एक सरकारी योजना आई है, आपको पेंशन मिलेगी। लाचार माता पिता अपने बेटे की बात में आकर अपनी सारी खेती जमीन जायदाद सभी चल अचल संपत्ति अपने बड़े बेटे सूरज के नाम धोखे में कर देते हैं। यह सब करवाने वाली ऋतिक की भाभी होती है, जिसने दौलत का लालच लेकर अपने पति को दिया और सब कुछ अपने नाम होने के बाद वो लोग बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर निकाल देते हैं, घर में ताला लगाकर बाहर चले जाते हैं। जब बूढ़े माँ बाप के नाम कुछ अब था नहीं, उनके पास अब ना तो पैसा था ना तो ज़मीन जायदाद, बेचारे बुढ़ापे में अपना पेट पालने के लिए गांव से जाकर बस स्टॉप पर भीख मांगने को मजबूर हो जाते हैं। जो कुछ भी कोई दे देता उसी से खाते, ऐसे ही वो अपना दिन बिता रहे थे। उधर जो ऋतिक की पत्नी थी अर्चना, उसका भी यही हाल था। कुछ समय के लिए उसका भाई और भाभी अपने साथ रखते हैं, लेकिन उसकी भाभी बात बात पर ताने देती रहती थी। अर्चना एक दिन परेशान होकर सोचने लगती है कि मुझे अब इस घर में नहीं रहना है, कुछ भी करूंगी, चाहे भीख मांगकर खाना पड़े तो भीख मांग लूंगी, लेकिन इस घर में इनके रोज रोज के ताने अब नहीं सुन सकती। अब वह किसी और के घर में थोड़ा बहुत काम करा देती, कुछ पैसे मिल जाते, लेकिन उससे उसका पेट नहीं भरता था। एक दिन ऐसे घूमते हुए बस स्टॉप पर पहुंचती है तो वह देखती है कि उसके बूढ़े सास ससुर भीख मांग रहे हैं। उनके पास जाकर गले लगाकर रोने लगती है। पूछती है, बाबूजी, आपकी ये दशा कैसे हो गई जो आपको बुढ़ापे में भीख मांगना पड़ रहा है। सास ससुर अपने ऊपर बीती सभी बातें बताते हैं कि तुम्हारा पति तो परदेश चला गया पैसा कमाने, तुम्हारी जेठानी और जेठ ने हमसे अनजाने में धोखे से सारी ज़मीन जायदाद अपने नाम लिखा लिया, हमें घर से भी धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। हम दोनों बुढ़ापे में जब किसी सहारा की ज़रूरत है तो दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। अर्चना एक नेक और साफ दिल की लड़की है। वो ऐसी स्थिति में अपने सास ससुर के साथ रहती है। भीख मांगने के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कभी कभी अर्चना मूंगफली और कुछ खाने के सामान बेच लिया करती थी और ऐसे ही अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा में लगी रहती। ये तीनों लोग एक पन्नी तनकर उसी के नीचे अपना जीवन यापन करते। कुछ समय ऐसा ही बीतता गया। लगभग 2.5 साल बाद ऋतिक को अपने घर की याद आने लगती है। वो सोचता है कि चलो अब घर वापस चलते हैं। भैया और भाभी से भी बात नहीं हो पा रही है। अब वो घर आता है तो देखता है कि घर में ताला लगा हुआ है। पता नहीं कब से ताला लगा हुआ है।
पास पड़ोस वाले ने बताया कि तुम्हारे भैया भाभी ने मकान सभी ज़मीन जायदाद बेचकर कहीं चले गए हैं। यहाँ पर वो अब रहते नहीं हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं और तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी भाभी ने धक्का मारकर घर से निकाल दिया था। उन बेचारों को हमने खुद अपने आँखों से बस स्टॉप पर भीख मांगते हुए देखा है। पड़ोसियों ने उन्हें बताया। ऋतिक जब ये बात सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं कि भाभी के पीछे मैंने अपनी पत्नी को घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, उसे हमेशा परेशान किया, उसे प्यार ही ना दे सका। अब मैं क्या करूं? वो अपना चेहरा पीटने लगता है। अब वो अपने माता पिता को खोजता हुआ बस स्टॉप पर पहुंचता है, चारों तरफ ढूंढने लगता है, देखता है कि माता पिता भीख मांग रहे हैं। तुरंत उनके पास जाता है और उन्हें देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। इतने में उसकी पत्नी अर्चना, जो कहीं से पानी और कुछ खाने के सामान लेने गई थी, अपने बूढ़े सास ससुर की सेवा में लगी थी। जैसे अर्चना ने अपने पति को देखा तो भागकर अपने पति के पैरों में गिर जाती है। उसने अपने पति ऋतिक का आज भी उतना सम्मान किया जितना वो पहले करती थी, लेकिन ऋतिक ने अपनी भाभी के चक्कर में आकर उसके प्यार के जाल में फंसकर अपनी पत्नी को ठुकरा दिया था। लेकिन अपनी पत्नी का आज भी अपने प्रति ऐसा प्यार देखकर उसे अपनी गलती का पछतावा होता है। उसके आंसू टपकने लगते हैं। वो चारों लोग एक जगह बैठकर एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे और अपना मन हल्का करते हैं। दोस्तों, ऋतिक के माता पिता ने बताया कि तुम्हारे भैया और भाभी ने हमारे साथ बहुत गलत किया बेटे। उन्होंने ज़मीन जायदाद, पूरी संपत्ति, सब कुछ अपने नाम करा लिया, तुम्हारा हक भी छीन लिया गया। तुम्हारे भैया ने तुम्हारा भी गला काट लिया है। तुमने भी हमारी एक ना सुनी थी, वो तो शुक्र है ईश्वर का, हमारी ये छोटी बहू नेक और दयालु है। अगर ये हमें ना मिलती तो आज हम कहीं के नहीं होते और ऐसे ही भूखे फुटपाथ पर तड़प कर मर जाते। तुमने बहू को ठुकरा दिया था, लेकिन बहू आज भी तुम्हें वैसे ही इज्जत करती है, वही तुम्हारा मान सम्मान कर रही है। ऐसे बहू कहीं ढूंढने से नहीं मिल सकती। ऋतिक रोने लगता है और अपनी पत्नी अर्चना से कहता है कि मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। तो अर्चना कहती है कि आपकी कोई गलती नहीं है, आपको तो भाभी ने ही अपने वश में कर रखा था, प्यार जाल में फंसा रखा था। अब तो तुम्हारी आंखें खुल गई हैं, इससे अच्छा हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता। ऋतिक कहता है, अब तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ यहाँ से चलो, हम मेहनत मजदूरी करेंगे। क्योंकि दोस्तों, अब उसके पास पैसा नहीं था। जो कुछ भी कमाया था वो सारे पैसे अपने भाभी के बैंक खाते में डाल चुका था। ऋतिक अपनी पत्नी और माता पिता को वहां से लेकर कहीं दूसरे शहर चला जाता है। एक गल्ला मंडी के पास छोटा सा कमरा किराए पर लेता है। वहीं मंडी में पल्लेदारी करने लगता है। गाड़ियों में सामान लादता और उतारने का काम करने लगता है। मेहनत करके जो पैसा कमाता उसी से वह अपने घर का खर्चा चलाता। लेकिन 4 लोगों का खर्चा चलाना मजदूर व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा। एक दिन उसकी पत्नी कहती है कि आप मुझे भी एक खिलौने की दुकान खुलवा दो तो मैं खिलौने बेच लूँगी, आप काम करते रहना, हम लोगों को भी थोड़ा पैसों का सहारा हो जाएगा। मम्मी और पापा घर पर ही रहा करेंगे, बूढ़े हो गए हैं, वृद्ध हैं, ये अब कर भी क्या सकते हैं। यह बात सुनकर ऋतिक के पिताजी भी अपनी सहमति देते हैं कि बेटा बहू ठीक कह रही है, हम भी दुकान पर कभी कभी बैठेंगे। धीरे धीरे खिलौने की दुकान चल जाएगी। ऋतिक बाजार में एक अच्छी जगह देखकर खिलौने की दुकान उसे खुलवा देता है। उधर उसका पति गल्ला मंडी में पल्लेदारी
करता है अपनी दुकान के लिए कम दाम में खिलौने खरीद लाता था। अच्छी बिक्री होती है, पैसा कमाने लगती है। धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करते हैं। किराए के मकान पर ये लोग रहते थे। मकान मालिक का किराया भी देते हैं, एक छोटा सा मकान भी खरीद लेते हैं। खरीदने के बाद धीरे धीरे कुछ और पैसा जमा करते हैं, खूब मेहनत करके कमाते हैं। अपना घर भी अब हो गया है। मंडी में ज़्यादा दिन से काम करने से वहाँ के लेन देन को बारीकी से समझ गया था। वह अपनी खुद की एक गल्ले की बड़ी सी गोदाम खोलता है। अब उनका एक अच्छा सा बिजनेस हो गया है। अब उनका अच्छा कारोबार चलता है। फिर उन्होंने कई मकान और प्लाट खरीद लिए। जितनी प्रॉपर्टी उसके भाई ने हड़प ली थी, उसकी 2 गुनी वो लोग प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं। दोस्तों, जो सूरज और उसकी पत्नी ज़मीन हड़प करके अपने ससुराल चले गए थे, सूरज के ससुराल वालों ने उसकी खूब सेवा की, इज्जत दिया, लेकिन जब उनके पास पैसा खत्म हो गया तो उन्हें लात मारकर घर से निकाल दिया। ठीक उनके साथ वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने अपने बूढ़े माता पिता के साथ किया था। ससुराल वाले ये कहते कि जो अपने भाई का ना हो सका वो हमारा क्या होगा। पुरानी कहावतें हैं कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, और हुआ भी वही। उन्हें भी धक्का देकर घर के बाहर निकाल दिया गया। वो भी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए। 1 रुपए के लिए तरस रहे थे। 2-3 दिन बीत जाते हैं, खाना भी नसीब नहीं होता। पानी पीकर अपनी भूख मिटा रहे थे। जैसा उन्होंने अपने बूढ़े माता पिता के साथ किया, आज वही बुरे दिन उन्हें देखने को मिल रहे थे। एक दिन वो दोनों भटकते भटकते गल्ला मंडी में आ जाते हैं। जैसे ही सूरज ऋतिक को गोदाम पर बैठे हुए देखता है, उनके गोदाम में कई लोग काम करने वाले थे। ये सब देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर वो दोनों ऋतिक के पास जाते हैं। माता पिता भी वहीं पर बैठे हुए थे। सूरज की पत्नी जब अपने सास ससुर के पैर छूने के लिए झुकती है तो ऋतिक मना करते हुए कहता है, भाभी दूर ही रहना, माता पिता को हाथ से मत छूना। क्या किया था तूने उनके साथ? आप दोनों ने संपत्ति के लालच में इन्हें घर से बेघर कर दिया था। तूने ही मेरी लक्ष्मी जैसी पत्नी से दूर करवा दिया था। तुमने मेरी सारी जमीन जायदाद हड़प ली। अब क्या करने के लिए आए हो आप लोग? यहाँ से चले जाइए, आपसे हमारा कोई नाता नहीं है। उनकी खराब परिस्थिति को देखते हुए उसके सास ससुर कहते हैं कि बेटा ऋतिक, इनसे गलती हुई है, पहले जैसे तुमसे हुई थी इनसे भी हो गई है। आखिर जो कुछ भी हुआ ये तो तुम्हारा भाई है, जो होना था हो गया, अब तू माफ़ कर दे। इस बात पर ऋतिक की पत्नी अर्चना भी कहती है कि हाँ, बाबूजी सही कह रहे हैं, ये जैसे भी हैं तो हमारे परिवार का हिस्सा ही। भैया और भाभी कहीं काम करने के लिए जाएंगे तो हमारी इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी। आप इन्हें भी कोई छोटा मोटा दुकान करवा दीजिए। हमारे साथ जो भी इन्होंने किया वो उसका फल भुगत चुके हैं। ये तो हमारी जेठानी तो आज भी हैं, मेरे लिए पूजनीय हैं। ऋतिक का गुस्सा शांत हो जाता है। इसको भी समझ में आ जाता है कि जो कुछ भी हो गया वो सब दोबारा किसी भी दशा में लौट तो नहीं सकता। वो अपना पैसा लगाकर अपने बड़े भाई की दुकान शुरू करवा देता है। दोस्तों, दोनों भाई अपने अपने बिजनेस को अच्छी तरह से संभाल लेते हैं, अपने परिवार के साथ प्यार मोहब्बत से रहने लगते हैं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। आप लोग अर्चना के बारे में क्या कहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी के माध्यम से हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं। हमारा उद्देश्य आपको जागरूक करना, सचेत करना है। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।